हमने अभी 1 घंटा भी नहीं पढ़ा। कुछ सीखने को मिला आपको इस 1 घंटे के अंदर? 1 घंटा भी हमने नहीं पढ़ा, अगला 1 घंटा बैठ के हमने ड्राफ्टिंग करनी है, सब कुछ करना है। आप भी तो थोड़ा ख्याल रखें ना यार, आपके लिए कह रहा हूँ बेटे, प्यारे बच्चे। हाँ जी, चले जी, पहला सवाल, क्वेश्चन नंबर 1 दे रहे यार, सबको मिल गई है? You are the audit manager of ABC and Company. Company manufactures and sells car to a number of location across the country. Recently, the new product has been launched by the competitor. Therefore, the company has experienced increased competition, and as a result, sales has been declined significantly. In order to improve the situation, it has decreased the selling price of its product significantly since September. The finance director has informed audit manager that he expects the increased inventory level at the year end. He also notified your manager that one of the company's customer who owns a material balance has been experiencing financial difficulties and had not paid the invoices yet. ये एक और ये है इन्फ्लेशन आया हुआ है, हालात खराब है, कस्टमर आपको टाइम पे पेमेंट कर ही नहीं पाता। तो अब सवाल की रिक्वायरमेंट, आइडेंटिफाई एंड इवैल्यूएट द ऑडिट रिस्क इन द अबव सिनेरियो। सवाल पढ़ के ये तो आपके समझ में आ गया होगा कि सर एक अदद मसला कहां पर है? इन्वेंट्री में। एक अदद मसला कहां पर है? अकाउंट रिसीवेबल में। ये सवाल पढ़ के समझ तो आ गया होगा। अगला मसला किस चीज का है? अगला मसला किस चीज का है? ड्राफ्टिंग। और ये वो कल वाली क्लास ड्राफ्टिंग नहीं है कि आज 200 के 4 पॉइंट छाप दिया आपने। ये ड्राफ्टिंग का एक सबसे मुश्किल लेवल है प्यारे बच्चों, जिसमें आपको जब तक आइजा का स्ट्रक्चर नहीं पता होगा आप कभी भी एक अच्छा आंसर ड्राफ्ट नहीं कर सकते। 5 मिनट है, 10 मिनट है, मुझे इसका आंसर ड्राफ्ट चाहिए, जल्दी छेती छेती खुद से लिखना है। जहां लिखने की कोशिश करेंगे कंफ्यूज होंगे, परेशान होंगे, रियलाइज होगा कहां पे मसला आ रहा है, और फिर उसके बाद प्यारे बच्चों में इंशाल्लाह फिर हम समझने की कोशिश करेंगे व्हाट इज ऑडिट रिस्क। इस सवाल के बाद हम इंशाल्लाह समझने की कोशिश करेंगे। लेकिन जब लिखने बैठ रहा हूं तो मैं उसको लिख नहीं पा रहा। ये प्यारे बच्चों ऑडिट का सब्जेक्ट है। यहाँ पे एक जो मसला आता है किस चीज का आता है यार, और यहाँ टेक्निक आपको पता चल जाएगी। अगला सवाल 2 मिनट में हो जाएगा, लेकिन मैं चाहता हूं पहले आप लिखें और जल्दी छेती छेती लिखें। जी मेरे भाई, पहले आइडेंटिफाई कर सकते हैं कितने रिस्क है उधर सवाल में। आपके जो पहला रिस्क आपको लग रहा है ना इन्वेंट्री का, लेट से आप लिखना स्टार्ट करें। क्या लिखेंगे? बहुत शुक्रिया, उसको ले जाओ, ठंडी हो गई। हाँ जी, कुछ लिखा? आपने लिखा है? चलिए अगले आधा घंटा ड्राफ्टिंग ही करनी है। तुमसे तो छोटे उतना बड़ा रिजल्ट लेके घूम रहा हूँ। 2 पेज लिख दिए? अच्छा लिखा है यार, जबरदस्त लिखा है।
दोस्त कुछ लिखा है। जबरदस्त, बहुत जबरदस्त। मुझे एक सेकंड में चाय पीने दो। आप लोग यहाँ पे आंसर भेज दें ऑनलाइन वाले। एक सेकंड, इस सवाल को हम डिस्कस कर सकते हैं? अच्छा, अब मेरी बात सुनिएगा। सवाल की रिक्वायरमेंट क्या है? आइडेंटिफाई एंड इवैल्यूएट द ऑडिट रिस्क इन द अबव सिनेरियो। सही है। इट मींस हमें रिस्क आइडेंटिफाई भी करना है, और सवाल जब आपने पढ़ा, आपने कहा सर इन्वेंट्री में रिस्क है, आपने पढ़ा, आपने कहा सर अकाउंट्स रिसीवेबल। लेकिन मसला क्या है? मसला ये है कि हमें इसको ड्राफ्ट कैसे करना है, एक स्ट्रक्चर्ड अच्छे वे में ड्राफ्ट कैसे करना है, ये चैलेंज है। अगला आधा पौना घंटा ड्राफ्टिंग हो रही है। सही है। और जब ड्राफ्टिंग होगी तो ये आइजा आपको और अच्छे से समझ में आएगा। हमेशा याद रखिएगा, ये जो आप अंडरस्टैंडिंग ऑब्टेन करते हैं, ये जो आप अंडरस्टैंडिंग ऑब्टेन करते हैं, ये क्या कहलाता है? मैं इसको थोड़ा सा मिटा दूं। चले जी, ये जो हम अंडरस्टैंडिंग ऑब्टेन करते हैं बच्चों, अब सारे ऐप आ जाएं, इसको ये क्या कहलाता है? जल्दी बता दें, ये क्या कहलाता है? ये रिस्क फैक्टर्स कहलाते हैं। ये फैक्टर्स क्यों कहलाते हैं? बिकॉज ये वो फैक्टर्स हैं जो कि आपको हेल्प करते हैं टू आइडेंटिफाई दी ऑडिट रिस्क। इनकी वजह से आप ऑडिट रिस्क आइडेंटिफाई कर सकते हैं। अगर सवाल में नहीं लिखा हुआ होता कि मार्केट में नया कॉम्पिटिटर आ गया है, आपकी सेल्स डिक्लाइन कर गई है, तो कभी भी आप इन्वेंट्री पे रिस्क आइडेंटिफाई, तो इन्वेंट्री पे जो आपने रिस्क आइडेंटिफाई किया, वो क्यों किया? बिकॉज कुछ इंफॉर्मेशन, तो उस इंफॉर्मेशन को क्या कहते हैं प्यारे बच्चों? रिस्क। ये हमेशा सवाल में गिवन होगा, तभी तो आप ऑडिट रिस्क आइडेंटिफाई कर सकेंगे। ये हमेशा सवाल में गिवन होगा, तभी तो ऑडिट रिस्क आइडेंटिफाई। सुनिएगा मेरी बात को, जब तक रिस्क फैक्टर नहीं होगा, ऑडिट रिस्क आइडेंटिफाई नहीं हो सकता। तो मैंने कहा पहला स्टेप मैंने कहा मैं क्या काम करूं? सवाल में कोई रिस्क फैक्टर लिखा हुआ है। रिसेंटली द न्यू प्रोडक्ट हैज बीन लॉन्च्ड बाय द कॉम्पिटिटर। कॉम्पिटिटर ने क्या हरकत कर दी प्यारे बच्चों, जल्दी से बता दें। कॉम्पिटिटर ने न्यू प्रोडक्ट लॉन्च कर दी। ऐसा ही है, कॉम्पिटिटर ने न्यू प्रोडक्ट लॉन्च कर दी। इससे हुआ क्या? कंपनी ने टफ कॉम्पिटिशन फेस किया, जिसकी वजह से उसकी सेल्स क्या हो गई? डिक्लाइन हो गई, जिसकी वजह से उसकी सेल्स मेरे प्यारे बच्चों क्या हो गई? डिक्लाइन कर दी। और कुछ लिखा हुआ है? और उसने अपनी सेलिंग प्राइस भी क्या कर दी? कम कर दी। उसने अपनी सेलिंग प्राइस भी कम कर दी। और फाइनेंस मैनेजर कह रहा है ईयर एंड पे ठीक ठाक इन्वेंट्री पड़ी। क्या यहाँ तक? ये मैंने कहां से कॉपी पेस्ट किया? पहला स्टेप आपका हमेशा क्या होगा? सवाल से आपने किस चीज को ढूंढना है? रिस्क फैक्टर्स को। क्लियर है हम सारे यहाँ पे? तो मैंने इसको प्रिसाइसली और कंसाइसली इस चीज को लिख दिया। ये रिस्क फैक्टर्स है, इसका मतलब है इसकी वजह से कोई ना कोई रिस्क, जल्दी इसकी वजह से कोई ना कोई रिस्क हो सकता है। हम एक काम करते हैं, मेरे वर्ड पे गौर कीजिएगा। मैं क्या लिख रहा हूं? ये वर्ड क्यों लिख रहा हूं? बिकॉज इसकी वजह से कोई ना कोई ऑडिट रिस्क, देयरफॉर मार्केट में नया कॉम्पिटिटर आ गया, उसने नई टेक्नोलॉजी इंट्रोड्यूस कर दी, आपने अपनी सेलिंग प्राइस कम कर दी, फाइनेंस मैनेजर कह रहा है ईयर एंड पे इन्वेंट्री ठीक ठाक पड़ी है, देयरफॉर देयर इज अ रिस्क। क्या यहां तक बात समझ आती है? देयर इज अ रिस्क ऑफ। अब रिस्क टेक्निकली
दो किस्म के हो सकते हैं। एक मेरे पास रिस्क होगा किस चीज का, ओवर स्टेटमेंट, और एक और रिस्क होगा किस चीज का, ओवर स्टेटमेंट का मतलब फाइनेंशियल स्टेटमेंट में इन्वेंट्री को कितने पे रिकॉर्ड किया हुआ है, 100 रुपए पे, होना कितने पे चाहिए, 80 रुपए पे। तो इसने क्या इस बैलेंस को ओवर स्टेट किया हुआ है, ज्यादा दिखाया हुआ है, देयर इज अ रिस्क ऑफ। अच्छा, जब ओवर स्टेटमेंट की बात करते हैं तो भाई मसला कहां पर है, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, इन्वेंट्री, अकाउंट, ये एफएस है, ये क्या है, ये एफएस है, अकाउंट रिसीवेबल, अकाउंट पेबल, कैश एंड बैंक, सिक्योरिटी डिपॉजिट्स। दूसरी चीज है रेवेन्यू, एक्सपेंसेस। फिलहाल मैं इतना ही लिखा, सही। बैलेंस शीट पे कौन सी असर्शन है मेरे प्यारे बच्चों, जल्दी छेती छेती। बैलेंस शीट अभी बता रहा है कौन कौन सी असर्शन है, एग्जिस्टेंस, completeness, rights and obligation and अब वापस से आए, due to increased competition the competitor has introduced the new product, therefore the company has to, therefore the sales has declined and consequently the company has reduced its selling price and the finance manager informed that there is a large inventory at the, therefore there is a, कहां पे रिस्क, हाँ लड़के कहां पे रिस्क, देयर इज अ रिस्क ऑफ ओवरस्टेटमेंट और स्टेटमेंट। क्यों, इन्वेंट्री एफएस में कितने पे आ रही है, 100 रुपए पे, अगर मैं इसको इंपेयरमेंट कर दूं तो कितने पे आनी चाहिए, इट मींस इस बैलेंस को क्या करा हुआ है इसने, देयरफॉर देयर इज अ रिस्क ऑफ ओवरस्टेटमेंट। किस चीज की, क्या इन्वेंट्री की एग्जिस्टेंस का मसला है, कंप्लीटनेस का मसला है, किस चीज का मसला है, वैल्यूएशन का मसला है, देयरफॉर देयर इज अ रिस्क ऑफ ओवर स्टेटमेंट ऑफ वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्री। क्या यहां तक बात समझ आती है प्यारे बच्चों, क्लियर है, वापस से सोचें। पहला स्टेप सवाल से क्या कॉपी करा, रिस्क फैक्टर। दूसरा स्टेप इस रिस्क फैक्टर को लिंक कर दिया कि बैलेंस शीट का कौन सा आइटम है या पीएनएल का कौन सा आइटम है और उस आइटम की कौन सी एग्जर्शन है, बिकॉज ये तो ऐसा पड़ा याद है वो एफएस लेवल होगा या एग्जर्शन लेवल, तो कौन सी एग्जर्शन है प्यारे बच्चों, तो देखे ना ये सवाल कॉपी किया सवाल से और मैंने कहा देयरफॉर देयर इज अ रिस्क ऑफ ओवर स्टेटमेंट ऑफ वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्री। क्या यहां तक बात समझ आ रही है। एक और चीज सवाल में, एक और चीज लिखी हुई है, मैं यहाँ पे मैं थर्ड पे लिख रहा हूँ, सही है। कस्टमर टाइमली पेमेंट कर रहा है बच्चों, जल्दी छेती छेती, आखिरी लाइन पढ़े क्या लिखी हुई है, कस्टमर टाइमली पेमेंट नहीं कर रहा, देयरफॉर, जल्दी छेती थी, देयरफॉर देयर इज अ रिस्क ऑफ ओवर स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स रिसीवेबल। और अकाउंट रिसीवेबल की कौन सी असर्शन, वैल्यूएशन का, आपने उसको वैल्यू से ही नहीं करा, आपने 100 रुपए पे उसको वैल्यू किया हुआ है, 100 रुपए पे वैल्यू नहीं होना चाहिए, 80 रुपए पे वैल्यू होना चाहिए। कि यहां तक बात समझ आती है बच्चों, क्लियर हम सारे यहाँ पे। मजे की बात यह है मुझे, ये ड्राफ्टिंग क्लियर, सवाल से आपने एक चीज कॉपी करी, आपने उसको लिंक करा एजर्शन पे और आपने एक अच्छा आंसर। तो मजे की बात यह है कि ये आंसर मेरा इनकम्प्लीट और पैथेटिक है। हाँ जी, आईएस अभी तक कोई 36 नहीं है, इन्वेंट्री में 36 अप्लाई नहीं होता, रिसीवेबल में भी 36 अप्लाई नहीं होता। द पॉइंट इज, कैसे ही रहे हो तुमने, आईएफआरएस बिल्कुल सही लिंक किया है प्यारे बच्चों, लेकिन तुमने आईएस गलत बता दिया। सही सवाल, सही वाला बताओ। आइए, द पॉइंट इज, अगला जो स्टेप है वो बड़ा इंपॉर्टेंट है, और वो क्या है, वो है व्हाट इज इन्वेंट्री पे आपका रिस्क क्या है। इन्वेंट्री की वैल्यूएशन पे तो रिस्क है, लेकिन रिस्क है क्या, एंड यहां पे एक चीज आती है व्हाट इज, और अब हम बैठ के समझने की कोशिश कर रहे हैं व्हाट इज ऑडिट रिस्क, एंड द ऑडिट रिस्क इज एफएस मे नॉट बी इक्वल टू आईएफआरएस। मेरी बात समझने की कोशिश करें, पहली क्लास में ऑडिटर की जिम्मेदारी क्या है, टू ऑब्टेन, कि क्या फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, जब आपका काम ही ये है कि आपने ये देखना है कि क्या फाइनेंशियल स्टेटमेंट आईएफआरएस के हिसाब से बने या नहीं बने, तो प्लानिंग फेज पे मेरा एज एन ऑडिटर रिस्क भी क्या होगा कि शायद ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट आईएफआरएस के हिसाब से नहीं बने। ये मैं रिस्क आइडेंटिफाई करूंगा, फिर उसके अगेंस्ट प्रोसीजर्स परफॉर्म करूंगा, परफॉर्मेंस फेज में जाऊंगा, फिर मैं अपनी रिपोर्ट इश्यू करूंगा। कि यहां तक बात। नाउ द थर्ड स्टेप इज वेरी इंपॉर्टेंट, वापस से आए, पहला स्टेप सवाल से रिस्क फैक्टर कॉपी करा,
Therefore, there is a risk of overstatement of valuation के ऊपर कौन सा IFRS? आपने कहा रिस्क है कि इन्वेंट्री IS2 के हिसाब से रिकॉर्ड, क्या मतलब थोड़ा सा और अच्छा बोल दो, लोअर ऑफ कॉस्ट और NRV पे रिकॉर्ड नहीं की होगी। दैट्स इट। ये मैं रिस्क आइडेंटिफाई करूंगा तभी तो प्रोसीजर परफॉर्म करूंगा, और तभी पहली क्लास में उसने इन्वेंट्री को 100 से 150 रुपए कर दिया था। ये रिस्क आइडेंटिफाई करूंगा, प्रोसीजर करूंगा, तभी तो पकड़ लूंगा कि इन्वेंट्री आपने 100 रुपए से 150 पे क्यों करी है, ये तो 80 पे रिकॉर्ड होनी चाहिए थी। वापस से सुने, कस्टमर ने टाइमली पेमेंट नहीं करी, जहां कस्टमर ने टाइमली पेमेंट नहीं करी, देयरफॉर देयर इज अ रिस्क ऑफ ओवर स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट रिसीवेबल। अकाउंट रिसीवेबल वैल्यूएशन का मसला, क्या मतलब, क्या होना चाहिए IFRS के हिसाब से, क्या होना चाहिए, बैड डेट एक्सपेंस रिकॉर्ड होना चाहिए। ऐसा ही है ना, बैड डेट एक्सपेंस, एंड द रिस्क इज मैनेजमेंट ने बैड डेट एक्सपेंस रिकॉर्ड नहीं किया होगा। कहां रिकॉर्ड नहीं किया होगा, फाइनेंशियल स्टेटमेंट में। तो FS में 100 रुपए पे दिखा रहा है, IFRS के हिसाब से 80 रुपए का होना चाहिए। FS में नॉट बी इक्वल टू IFRS। इन्वेंट्री को मैनेजमेंट ने कॉस्ट पे दिखाया होगा, रिस्क है कि इन्वेंट्री को लोअर ऑफ कॉस्ट और NRV पे रिकॉर्ड करना चाहिए। क्या यहां तक प्यारे बच्चों बात समझ आ रही है? 3 स्टेप में मैं वापस से रिपीट करता हूं, हमेशा याद रखिएगा, ऑडिट रिस्क की ड्राफ्टिंग के 3 स्टेप्स हैं, और मैं आधा पौना घंटे यही खेलना है। सुनिएगा, ऑडिट रिस्क के 3 स्टेप है। पहला स्टेप, रिस्क फैक्टर कहां दिया हुआ होगा, सवाल में। तो सवाल आपने जब पढ़ना होगा तो आपने हाईलाइट ऐसे करना होगा कि जिस बच्चे ने रिस्क फैक्टर हाईलाइट कर लिया उसका आधा सवाल तो ड्राफ्ट हो गया। रिस्क फैक्टर जब आपने हाईलाइट किया तो आपने ये सोचना है इसकी वजह से यहाँ पे कहां पे मसला हो सकता है। पीपी इन्वेंट्री में मसला हो सकता है, तो इन्वेंट्री की कौन सी एजर्शन, वैल्यूएशन। इन्वेंट्री की वैल्यूएशन किसके हिसाब से होती है दोस्तों, मुझे जवाब देना। इन्वेंट्री की वैल्यू किसके हिसाब से होती है, IS2 के हिसाब से होती है। इन्वेंट्री की वैल्यू, IS2 क्या कहता है, इन्वेंट्री किस पर रिकॉर्ड होनी चाहिए। सुनिए, IS2 बहुत कुछ कहता है। कॉस्ट ये होगी, कॉस्ट का मसला है, फीफो मेथड होगा, इस चीज का मसला है, किस चीज का मसला है, NRV का। तो आप कहेंगे IS2 क्या कहता है, इन्वेंट्री किस पर रिकॉर्ड होनी चाहिए। सुनिएगा, इन्वेंट्री किस पर रिकॉर्ड होनी चाहिए, एंड द रिस्क केस मैनेजमेंट ने इंपेयरमेंट रिकॉर्ड नहीं की होगी, या की भी होगी तो एडिक्वेट नहीं की होगी। क्या आप क्लियर हो? वापस इस चीज को समझो। रिसीवेबल आ रहा है, कस्टमर टाइमली पेमेंट नहीं कर रहा, therefore there is a risk of overstatement of account receivable। किस चीज का मसला, वैल्यूएशन का। अकाउंट रिसीवेबल, अगर एक कस्टमर पैसा नहीं दे रहा, क्या रिकॉर्ड, IFRS के हिसाब से क्या रिकॉर्ड करना चाहिए, बैड डेट। IFRS के हिसाब से बैड डेट एक्सपेंस रिकॉर्ड करना चाहिए, एंड द रिस्क इज मैनेजमेंट ने बैड डेट एक्सपेंस रिकॉर्ड FS में रिकॉर्ड नहीं हुआ होगा, IFRS के हिसाब से रिकॉर्ड होना चाहिए। दोनों चीजें बराबर नहीं है शायद। दैट इज योर ऑडिट रिस्क, दैट द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स may not be in accordance with IFRS। और जब मैं ये रिस्क आइडेंटिफाई करूंगा तभी अगले काम में मैं जाके प्रोसीजर्स परफॉर्म करूंगा। क्या मैंने रिस्क आइडेंटिफाई किया था कि मैनेजमेंट ने इन्वेंट्री की इंपेयरमेंट रिकॉर्ड नहीं करी है, अब बैठ के मैनेजमेंट से इंपेयरमेंट की वर्किंग लूंगा मैं। क्या यहां तक बात समझ आ रही है बच्चों? जी मेरे भाई, सॉरी, एक ही बात है, कोई मसला नहीं है। आपको IS2 ने क्या वर्ड यूज किया है, इन्वेंट्री शैल बी रिकॉर्डेड एट लोअर ऑफ कॉस्ट और, आप प्रोविजन का वर्ड यूज करते हैं, आप इंपेयरमेंट का वर्ड यूज करते हैं, कोई मसले वाली बात नहीं। जी मेरे भाई, अभी देखिए अगेन ये जो चीज है ना प्यारे बच्चों, इसको आपने इस वक्त मार्क्स खेलना। हम अभी क्या सीख रहे हैं, हम एक कॉन्सेप्ट को ड्राफ्टिंग, आप एक चीज समझ नहीं रहे। अगर आप मुझे 15 से 20 मिनट दें और हम एक चीज कर लें, उसके बाद आप कह देंगे सर कि ये मैटर नहीं करता मेरे लिए मार्क्स कितने, बस अगर आप मुझे 15-20 मिनट दें। यहां तक बात समझ आती है? जब भी, अच्छा ये जो मैंने ड्राफ्टिंग करी है एग्जैक्टली आइजा 315 के स्ट्रक्चर को कॉपी किया है। 315 कैसे ड्राफ्ट हुआ था? पहला काम आपने क्या ऑब्टेन करना है, अंडरस्टैंडिंग। जब अंडरस्टैंडिंग ऑब्टेन करेंगे तो उस अंडरस्टैंडिंग को लिंक करना है FS लेवल से या एजर्शन लेवल से। तो मेरा आंसर भी देखें एग्जैक्टली ऐसा है कि कस्टमर टाइमली पेमेंट नहीं कर रहा, देयरफॉर एक एजर्शन लेवल पे रिस्क है। कौन सी एजर्शन लेवल पे रिस्क है, अकाउंट रिसीवेबल की वैल्यूएशन पे रिस्क है। क्या रिस्क है, रिस्क तो ये होता है कि FS IFRS के हिसाब से ना हो, तो मेरा रिस्क ये है कि IFRS के हिसाब से बैड डेट एक्सपेंस रिकॉर्ड करना चाहिए और मैनेजमेंट ने रिकॉर्ड
नहीं किया होगा। IAS 2 के हिसाब से इन्वेंट्री में इंपेयरमेंट रिकॉर्ड होनी चाहिए और मैनेजमेंट ने इंपेयरमेंट रिकॉर्ड नहीं किया। क्या यहां तक बात समझ आती है? कितने, एक सेकंड, कितने लोगों ने ये 2 रिस्क आइडेंटिफाई कर? ड्राफ्टिंग समझ आ रही है बच्चों? यार ड्राफ्टिंग अंग्रेजी का पर्चा नहीं है, खुदा का वास्ता है, मैंने कोई अंग्रेजी का वर्ड यूज नहीं करा है। मेरे पूरे आंसर में ऑडिट वर्ड्स यूज हो रहा है। ये सवाल में ऑलरेडी दिया हुआ था। सवाल में आप मेरा आंसर देखें, देयरफॉर देयर इज अ रिस्क ऑफ, कौन सा रिस्क? ओवर स्टेटमेंट। कहां पे? अकाउंट रिसीवेबल में। कौन सी एसेशन? वैल्यूएशन। बैड डेट एक्सपेंस। ये प्यारे बच्चों अंग्रेजी का कोई वर्ड नहीं, इसमें अकाउंटिंग और ऑडिट के वर्ड्स में यूज कर रहा हूं। क्या तक बात समझ आती है? तो जो आप लिख रहे थे रॉन्ग, एक्रूड, किसी एक बच्चे ने लिखा था यहाँ पे, तो ऐसे वर्ड हमने यूज नहीं करने से। ये रॉन्ग क्या है यार? आप कभी भी एज एन ऑडिटर सच, मतलब अच्छा है या बुरा है इसका फैसला करने वाला अल्लाह है। आप पेपर में खुदाई कैसे क्लेम कर सकते हो कि रॉन्ग है? आप पेपर में खुदाई कैसे क्लेम कर सकते हैं कि रॉन्ग? आप ये बोल कैसे सकते हैं वर्ड कि आप ये सुनिएगा मेरी बात को, सही है? तो कोई मुश्किल अंग्रेजी नहीं है, से वो कौन से वर्ड यूज करने हैं? ऑडिट के वर्ड्स आपने यूज करने, दैट्स इट। और जिस स्ट्रक्चर में एज अ ड्राफ्ट है आपने एग्जैक्टली ऐसे। और ये सुनिएगा मेरी बात को, एक और रिस्क है। नेचर ऑफ द एंटिटी क्या है? सवाल पड़ा वापस से। मैन्युफैक्चरिंग है, इसका मतलब है फाइनेंशियल स्टेटमेंट में एक और चीज आ रही होगी। क्या आ रही होगी प्यारे बच्चों? क्या पीपी, प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट से आप सफिशिएंट इन्वेंट्री बना पा रहे हो? क्या उससे सेल कर पा रहे हो? और अगर सेल हो भी रही हो तो सेलिंग प्राइस कम है। किस चीज का मसला है? किस चीज का मसला है? पीपी की और वैल्यूएशन, तो उसकी वैल्यूएशन किसके हिसाब से होती है? IAS 16 के हिसाब से। लेकिन क्या डेप्रिसिएशन का मसला है? किस चीज का मसला है? कि एसेट आपका इंपेयर्ड हो चुका है एंड द रिस्क केस मैनेजमेंट ने इंपेयरमेंट रिकॉर्ड नहीं किया होगा। दैट इज योर ऑडिट रिस्क। और आज की क्लास का ऑब्जेक्टिव ही है, हमने सिर्फ एक वर्ड समझना था, व्हाट इज एंड द ऑडिट रिस्क FS may not be equal to IFRS का। यहां तक बात समझ आती है? तो अगर मैं दूसरा रिस्क भी आपके सामने लिखूं प्यारे बच्चों, इन्हीं रीजंस की वजह से therefore there is a risk of overstatement of PP। क्या प्लांट गायब हो जाएगा? क्या 1 से 2 हो जाएंगे? क्या मेरा राइट खत्म हो जाएगा? किस चीज का मसला? वैल्यूएशन पीपी के ऊपर 2 स्टैंडर्ड, IAS 16 और IAS। क्या कॉस्ट का मसला है? नहीं सर। क्या डेप्रिसिएशन का मसला है? क्या डेप्रिसिएशन मेथड का मसला है? किस चीज का मसला है? द रिस्क इज कि आपका प्लांट शायद क्या हो, IFRS के हिसाब से आपका प्लांट शायद क्या हो चुका है? impaired। एंड द रिस्क केस मैनेजमेंट ने इंपेयरमेंट रिकॉर्ड नहीं की होगी, या की भी होगी तो एडिक्वेट रिकॉर्ड 20 मिलियन से इंपेयरमेंट रिकॉर्ड करनी है, 20 रुपए से की भी तो की तो है, लेकिन एडिक्वेट इंपेयरमेंट रिकॉर्ड नहीं की होगी। क्या यहां तक बात समझ आ रहा है? इसी जी मेरे भाई आपका सवाल था। सॉरी नहीं, उसको सवाल को आप प्रॉपर समझने की कोशिश करेंगे। मेरा प्रोडक्ट सेल नहीं हो रहा है, इसकी वजह से इन्वेंटरी ज्यादा पड़ी हुई है। इसका सवाल बड़ा जेन्युइन है कि सर अगर तो मेरे पास ये भी तो हो सकता है वो कह रहा है इन्वेंटरी बहुत ज्यादा है यार, मतलब कंप्लीटनेस का मसला भी हो सकता है। नहीं, कंप्लीटनेस का मसला नहीं है, मसला ये कि वो क्यों ज्यादा है। आपका प्रोडक्ट से जब सेल नहीं हो रहा है, इट मींस आपने उसकी वैल्यूएशन सही नहीं करी होगी। क्लियर है मेरे भाई यहाँ पे? अच्छा जी, किसी और का कोई भी सवाल हो मुझसे पूछ, बिकॉज अगले 20 मिनट बड़े इंपॉर्टेंट है जी मेरे भाई। सॉरी क्या डिस्कस? प्रॉफिटेबिलिटी का इश्यू गोइंग कंसर्न का रिस्क है। प्रॉफिटेबिलिटी का इश्यू किस चीज का रिस्क है? गोइंग कंसर्न का रिस्क है, जो कि आज से क्लास का हमारा एक एजेंडा नहीं है। आप ये समझ बात तुम्हारी जेन्युइन है। क्या अगर मेरा प्रोडक्ट ही नहीं बिक रहा, प्राइस भी कम कर दिया, तो मैं चलाऊंगा कैसे कंपनी? जब कंपनी नहीं चला सकूं तो कंपनी क्या हो जाएगी? बंद हो जाएगी। तो गोइंग कंसर्न का रिस्क नहीं। गोइंग कंसर्न के रिस्क को ड्राफ्ट कैसे करना है ये कोई 25 क्लास बाद आएगा इंशाल्लाह। डन हो गया यहाँ तक? डन हो गया प्यारे बच्चों यहाँ तक? और जब उस वक्त हम ड्राफ्ट कर रहे होंगे तो ये आज की क्लास हमारे लिए एक बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रही होगी। प्यारे बच्चों मेरी एक रिक्वेस्ट है और मेरा चैलेंज है आपसे, अब अगर आप इसी के नीचे क्वेश्चन नंबर 2 को पढ़ें, इसी के नीचे किसको पढ़ें? क्वेश्चन नंबर 2 को, और अब मैं आपको 10 मिनट दे रहा हूं और आपसे एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि आप इसका आंसर, अब आप कितने स्टेप फॉलो करने हैं आपने? 3। पहला स्टेप कहां लिखा हुआ होगा? सवाल में। दूसरा, उसको पीपी इन्वेंट्री जो भी रेलेवेंट है उसकी असर्शन से लिंक कर दे। और तीसरी चीज, IFRS क्या कहता है? मैनेजमेंट ने ऐसा नहीं किया होगा। प्यारे बच्चों जल्दी से स्टार्ट होते हैं, छेती छेती।
यहाँ से चेक करूंगा इसका। ऑनलाइन वालों कोई सवाल प्यारे बच्चों? रोहन आप क्लियर है? आप पीपी का भी रिस्क आइडेंटिफाई कर लिया मैंने व्हाट्सएप कर दिया तला सारी तस्वीरें। सॉरी यार पीपी वाला रिस्क एक बार समझ लें सब। आपने पीपी खरीदा ₹120 का, ठीक है? कब खरीदा? 1 जनवरी 2021 को। डन हो गया यहाँ पे? अच्छा, तो पीपी आपने ₹120 का खरीदा 1 जनवरी 2021 को। इसकी यूजफुल लाइफ कितनी थी? 6 साल। डन हो गया। कितनी थी? 6 साल। तो इसका मतलब है 1 साल का डेप्रिसिएशन एक्सपेंस कितना होगा? ₹20। ऐसा ही प्यारे बच्चों, पूरा 2021 खत्म हो गया, पूरा 2021 खत्म हो गया। तो पीपी की कैरिंग वैल्यू कितनी आ रही होगी? ₹100। क्लियर है? ताकि वो पीपी ₹100 वाले एग्जांपल से आप क्लियर हो जाओ। ₹100 की कैरिंग वैल्यू आ रही है। लेकिन हुआ क्या कि फरवरी में, मार्च में एक नया कॉम्पिटिटर आ गया। और जब आपने ₹120 का प्लांट खरीदा होगा, कितने साल यूजफुल लाइफ है? तो आपने कहा होगा आज मैं कितने इन्वेस्ट कर रहा हूँ, जीरो पे कितने इन्वेस्ट कर रहा हूँ? मैं पहले साल जो मेरी सेल्स होगी वो ₹40 की होगी। इस प्लांट से पहले साल कितने रुपए कमाऊंगा? ₹40। दूसरे साल भी आराम से ₹40 कमाऊंगा, तीसरे साल भी 40 कमाऊंगा, चौथे साल भी 40 कमाऊंगा, पांचवें साल भी 40 कमाऊंगा और छठे साल भी 40 कमाऊंगा। ये प्लांट में आपने इन्वेस्टमेंट तभी करी होगी जब आपको लग रहा होगा कि साहब पैसा, लेकिन इन्वेस्टमेंट आज करी है, पैसा आगे जाके कमाएंगे, तो इसको भी क्या करना पड़ता है? डिस्काउंट। तो ये क्या हो गया मेरा आंसर? 240। डिस्काउंट भी करूंगा तो कितने पे आ गया? ₹200 पे। तो एक चीज 120 की खरीदी है, फायदे कितने का होगा? ₹200 का। लेकिन मेरी पॉलिसी क्या है? कॉस्ट मॉडल। तो मैं उसको कितने पे रिकॉर्ड कर रहा हूँ? एसेट को 120। क्या यहाँ तक बात समझ आती है? सब देख ले यहाँ पे। जैसे ही प्लांट खरीदा 2 महीने बाद मार्केट में नया कॉम्पिटिटर आ गया और कॉम्पिटिटर ने बैठ के कोई जबरदस्त प्रोडक्ट लॉन्च कर दिया कि मेरी सेल्स क्या होने लग गई? कम। और मैंने अपनी सेलिंग प्राइस भी कम कर दी है। क्या मैं पहले साल ₹40 कमा सकूंगा? मैंने कहा भाई अब तो शायद ₹10 कमाऊं हर साल। अब तो शायद कितने कमाऊं? ₹10। मेरे पास एसेट आ कितने पे रहा है? ₹120 का। और मैं उससे फ्यूचर में कमा कितने रहा हूं? ₹60। इसको अगर मैं डिस्काउंट करूं प्यारे बच्चों, लेट से डिस्काउंटेड वैल्यू 40 आती है, एसिड आपका कैरी हो रहा है ₹100 पे, ₹120 पे, लेकिन फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट कितने का मिल रहा है? ₹40 का। आपको ₹80 की क्या रिकॉर्ड करनी पड़ेगी? इंपेयरमेंट रिकॉर्ड करनी पड़ेगी। क्या ये कॉन्सेप्ट समझ आता है? तो मैंने प्लांट पे इन्वेस्टमेंट करी तो मैं इसलिए इन्वेस्टमेंट करता हूं बिकॉज मुझे लगता है मैं आगे जाकर पैसे कमाऊंगा। लेकिन मार्केट में नया कॉम्पिटिटर आ गया, हालात चेंज हो गए, इसकी वजह से मेरी प्रोडक्ट की सेल क्या हो गई? कम। जब प्रोडक्ट ही आपका नहीं बिक रहा तो क्या प्लांट प्रोडक्ट बना रहा होगा? जब प्लांट प्रोडक्ट ही नहीं बना रहा होगा और उससे कुछ बिक ही नहीं रहा, तो आप कैसे रेवेन्यू जनरेट कर सकोगे? क्लियर हो मेरे भाई यहाँ पे? तो इसलिए सॉरी, देखिए डेप्रिसिएशन का एक कॉन्सेप्ट है कि आप प्लांट रखें, अपनी कबर्ड में सजा के रखें, लॉक करें, इसके बावजूद आपको इसको डेप्रिशिएट करना पड़ेगा। आपका प्लांट में एक जंग नहीं लगा, लेकिन बात यह है कि मार्केट में आप आज से 15 साल पहले 3310 1 लाख रुपए का खरीदा और आप 10 साल तक उसको एक ऐसी जगह पे करें, ना मॉइस्चर हो, ना हवा हो, कुछ भी, ना उसमें जंग लगेगा, ना कुछ, और आप उसको डेप्रिशिएट ना करें, बट 10 साल बाद क्या उसकी वैल्यू वाकई में 1 लाख रुपए होगी? नहीं होगी, बिकॉज प्रोडक्ट वैसे भी आपका ऑब्सोलीट होता है। यार ग्रुप पे शेयर हुआ है प्यारे बच्चों। क्वेश्चन नंबर 2, the Fresh company manufactured soft drink कोला एंड फिजी एंड इट्स ईयर एंड इज 31 दिसंबर 2013। मैं अगला पैराग्राफ नहीं पढ़ा, उसका अगला पैराग्राफ पढ़ा। द कंपनी हैज रिसेंटली रिक्रूटेड अ न्यू credit controller to chase the outstanding receivable. Based on your meeting with the credit controller, he informed that some receivables are long outstanding. The finance director stated that there was a problem in November in the mixing of raw materials within the production process, which resulted in a large batch of cola product tasting different. A number of these products were sold. However, due to complaints by the customer about the flavor, no further sales of these goods have been made, which is still appearing in the closing
inventory due to the new competitor and new technology. The company is not able to sell cola drink, therefore the plant and machinery is not running at the full capacity. 3 आपको सवाल दिया हुआ है, कोई रिस्क आइडेंटिफाई हो रहा है? कहां पे हो रहा है? पीपी में हो रहा है। चल ही नहीं रहा तो कमाएगा कैसे? कमाएगा नहीं तो कैरिंग अमाउंट कैसे रिकवर करूंगा? दूसरा इन्वेंट्री, तीसरा प्यारे बच्चों ये 3 रिस्क आपने पिछले सवाल में भी आइडेंटिफाई कर दिए, लिखना नहीं आता था। अब ये 3 रिस्क आपने अभी भी आइडेंटिफाई कर लिए, लेकिन आपको लिखने की तमीज आ गई। अब एक स्ट्रक्चर्ड वे में मुझे ड्रॉप करके दें, छेती यार, मुझे पानी कर दो गैरेज प्लीज। हाँ जी, गुडविल इफेक्ट होने से गोइंग कंसर्न का रिस्क होगा। सॉरी, हाँ नहीं यार देखें, ये थोड़ा सा समझने की कोशिश करें। आप इन्वेंट्री की इंपेयरमेंट रिकॉर्ड करेंगे तो आप रिकॉर्ड कहां पे करेंगे? इन्वेंट्री पे। इसका इंपैक्ट पीएनएल में भी आएगा, इसका इंपैक्ट आपका इंपैक्ट कहां जाएगा वो मैटर नहीं करता। इंपैक्ट यहाँ पे जा किस वजह से रहा है? तो आप इन्वेंट्री के ऊपर काम करें। कोला का बैच एक डिफरेंट हो गया मटेरियल। गुडविल भी आ जाएगा बिल्कुल। गुडविल अभी नहीं लिख रहा हूँ बिकॉज अभी आज सिर्फ कॉन्सेप्चुअल क्लास है ना, तो सिर्फ कॉन्सेप्ट समझ रहे हैं। जब इसकी 6-7 क्लासेस होंगे तो एक एक चीज के ऊपर 10 रिस्क हो रहे होंगे। हाँ जी, सॉरी वापस हो गए। प्रोडक्शन प्रोसेस क्या देखिए, प्रोडक्ट उसकी वजह से मसला कहाँ पे आ सकता है? अगर प्रोडक्शन सही नहीं होगी तो प्रोडक्शन बनता क्या है? वहां आप आइडेंटिफाई करें कि यहाँ मसला आ सकता है। जबरदस्त। इंपॉर्टेंट डिस्कशन होने जा रही है, सुनिएगा। इसको बिठा दूंगा। हाँ जी, सवाल में कोई रिस्क फैक्टर है? प्यारे बच्चों, क्या सवाल में कोई रिस्क फैक्टर है? सवाल पढ़ता हूं। द फ्रेश जूस कंपनी मैन्युफैक्चर सॉफ्ट ड्रिंक्स। मिंटी हैज रिसेंटली रिक्रूटेड अ न्यू क्रेडिट कंट्रोलर to chase the outstanding receivable based on your meeting with the credit controller. He informed that some receivables are, मैं इसके आगे लिख रहा हूं, सही है? सवाल में क्या लिखा हुआ है? some receivables are long, सही कर रहा हूं? Therefore, जल्दी, there's a risk of overstatement of valuation of accounts receivable. और क्या रिस्क है? द रिस्क इज कि क्या रिकॉर्ड होना चाहिए?
मैनेजमेंट ने बैड डेट एक्सपेंस रिकॉर्ड नहीं किया होगा या एडिक्वेट रिकॉर्ड नहीं किया होगा कि रिसीवेबल्स आर बैड डेट या बैड डेट एक्सपेंस शुड हैव बीन रिकॉर्डेड इन द मैनेजमेंट मे नॉट हैव रिकॉर्डेड द बैड डेट एक्सपेंस एज पर IFRS 9। क्या यहां तक बात समझ आती है? कितने लोगों ने लिख लिया था? चले जबरदस्त, एक चीज सीखनी है हमने। थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। द फाइनेंस डायरेक्टर स्टेटेड दैट देयर वाज अ प्रॉब्लम इन नवंबर इन मिक्सिंग। आपने जो रॉ मटेरियल मिक्सिंग करी वही खराब हो गया, ड्रिंक का टेस्ट बड़ा खराब था, आप बेच नहीं रहे, ठीक ठाक इन्वेंट्री पड़ी हुई है, ऐसा ही है? खराब इन्वेंट्री क्यों लिखा? थोड़ा सा ये सवाल से कॉपी करा ना मैंने, खराब इन्वेंट्री पड़ी हुई है, सही है। देयरफॉर देयर इज अ रिस्क ऑफ ओवर स्टेटमेंट ऑफ वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्री। कौन सा IFRS? तो इन्वेंट्री तो क्या रिकॉर्ड होना चाहिए? Lower of inventory shall be recorded at lower of cost, or and the risk is management may not have recorded the inventory at lower of cost or not. क्या यहाँ तक बात समझ आ रही है प्यारे बच्चों? एक और मसला, जब इतने मसले चल रहे हैं तो क्या मेरा प्लांट फुल कैपेसिटी पे चल रहा है? प्लांट आइडल पड़ा हुआ है, बेकार पड़ा हुआ है। Therefore there is a risk of PP एक्सेसिस का मसला है। किस चीज का मसला है? कौन सा IFRS? PP may have been impaired and no impairment or adequate impairment may have been recorded by the management as per IAS 36. Inventory may have been impaired and no impairment or adequate impairment may have been recorded by the management as per IAS 2. Receivable might have been impaired and no bad debt expense may have been recorded by the management as per IFRS 9। क्या यहाँ तक बात समझ आती है? क्लियर है हम सारे यहाँ तक? एक मजे की बात बताओ आपको, बराबर वाले पेज पे। ये जो क्वेश्चन 1 हमने पढ़ा था इसका सजेस्टेड आंसर है, सही है? आंसर मौजूद था आपके पास, लेकिन कभी भी आपने हैंड आउट नहीं पलटना है, सही है? रिस्क हेडिंग मेरा कितना अच्छा आंसर हो जाएगा कि मैं सबसे पहले क्या कौन सी हेडिंग डाल दूं? प्रोविजन फॉर इन्वेंट्री इम्पेयर। ये वो एरिया होगा कि जहां मैंने ICAP को ये कम्युनिकेट कर दिया कि मैं इन्वेंट्री की इम्पेयरमेंट का रिस्क आइडेंटिफाई कर चुका हूं। उसको एक अर्ली परसेप्शन मैंने दे दिया कि अंदर कुछ ऊपर नीचे हो भी गया मसला नहीं है, लेकिन मैंने उसको एक हेडिंग देके बता दिया कि मैं रिस्क आइडेंटिफाई कर चुका हूं। तुमने जो मुझे सवाल दिया उससे मुझे ये पता चल गया कि इम्पेयरमेंट मसला। मैंने पहले हेडिंग डाली किस चीज की? प्रोविजन फॉर इन्वेंट्री या इम्पेयरमेंट ऑफ इन्वेंट्री। सबसे पहला जो मेरा पैराग्राफ होगा वो कौन सा होगा? चलिए बच्चे जवाब दे रहे हैं। सबसे पहला पैराग्राफ किस चीज का होगा? कंपनी हैज एक्सपीरियंस्ड इंक्रीज कंपटीशन एंड एज अ रिजल्ट सेल्स हैज बीन डिक्लाइंड सिग्निफिकेंटली। इन ऑर्डर टू इंप्रूव द सिचुएशन it has decreased the selling price of its products significantly since September. The company also expect increase। ये कहां से कॉपी करा है? सब। अगली चीज, अगली हेडिंग क्या आ रही है? लिंक द रिस्क फैक्टर टू अकाउंट बैलेंस एंड अकाउंट बैलेंस। बैलेंस शीट आइटम को कहते हैं क्लास ऑफ ट्रांजैक्शन। लिंक द देयरफॉर देयर इज अ रिस्क ऑफ ओवर स्टेटमेंट ऑफ इन्वेंट्री। तीसरी चीज ऑडिट रिस्क FS may not be equal to therefore there is a risk of। क्यों इन्वेंट्री में रिस्क है? इसलिए रिस्क है बिकॉज इन्वेंट्री में हैव बीन impaired, NRV below its cost and no impairment or adequate impairment may have been recorded by the management as per। क्या यहाँ तक बात समझ आती है प्यारे बच्चों? अगला भी आपके साथ पढ़ रहा हूँ। प्रोविजन फॉर अकाउंट्स। One of the company's customer has been experiencing financing difficulties and has not paid the invoices yet. Therefore, there is a risk of overstatement of account receivable because receivable may have been impaired and no impairment or adequate impairment may have been recorded by the management as per। impairment of PP की हेडिंग डाली, नीचे 3 पैराग्राफ बताए। Due to tough competition, the sales of the company has significantly declined. Therefore, company has also reduced its selling price significantly. Therefore, there is a risk of overstatement of PP because PP may have been impaired carrying amount higher than the recoverable amount and no impairment or adequate impairment may have been। shall का वर्ड यूज नहीं करना है। आप प्लानिंग फेज में आप कहेंगे मेरा रिस्क है कि मैनेजमेंट ने रिकॉर्ड नहीं किया होगा, आपने शेल का वर्ड यूज करेंगे तो आपने खुदा ही क्लेम कर ली कि मैनेजमेंट ने तो लाजमी नहीं किया होगा। ये नहीं, खुदा थोड़ी है आप लोग यार। मैं आप प्लानिंग फेज में तो आप क्या वर्ड यूज करेंगे? मे का। व्हाट इज ऑडिट रिस्क? FS मे नॉट बी इक्वल टू IFRS। जब मुझे इंफॉर्मेशन मिली तो मैंने कहा रिस्क है कि मैनेजमेंट ने सही इंपेयरमेंट रिकॉर्ड
नहीं करी होगी। क्या यहाँ तक बात समझ आती है प्यारे बच्चों? अच्छा सुनिएगा, अगले पेज पे एक और आंसर आ रहा है, जल्दी से पढ़े छेती, 2 मिनट क्लास ऑफ, जल्दी छेती छेती, एक जबरदस्त चीज सिखानी है। आपसे पता लगे ड्यू टू रॉ मटेरियल मिक्सिंग इशू the inventory could not be sold, therefore there is a risk of overstatement of valuation of inventory कि inventory impaired हो चुकी है। मैंने आपको सिर्फ बताने की कोशिश की कि रिस्क फैक्टर सवाल में मेंशन होगा, तो मैंने पूरी चीज लिखी है, आप प्रिसाइज कंसाइज कर सकते हैं। प्रिसाइज कंसाइज आप लिखते ड्यू टू रॉ प्रोडक्शन इशू, देयरफॉर देयर इज रिस्क, आप लिख सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल बच्चों, सबने आंसर पढ़ना है, 2 मिनट जल्दी छेती छेती। ऑनलाइन वाला आप लोग क्लियर हो बेटा? क्लियर है हम सारे यहाँ तक? यार आंसर पढ़ा सबने? आंसर पढ़ा जल्दी छेती छेती, 1 मिनट दे रहा हूँ, जल्दी पढ़े। कंपैरिजन करें पहले आंसर से, तो आपको एक चीज सीखने को मिलेगी जो कि पर्पस है आज की क्लास का। छेती छेती मेरे प्यारे बच्चों, जल्दी। दोनों आंसर एग्जैक्टली सेम है, सिर्फ एक चीज चेंज है। जल्दी, सिर्फ एक चीज चेंज है। क्या चेंज है? रिस्क फैक्टर चेंज है। पहले सवाल में लिखा था कस्टमर टाइमली पेमेंट नहीं कर रहा, तो मैंने कहा अकाउंट रिसीवेबल का रिस्क है। अब वो कह रहा है रिसीवेबल, अब भी तो रिस्क तो सेम है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ क्या चेंज हो रहा है? रिस्क फैक्टर। यहाँ पे कॉम्पेटिटर आ गया था जिसकी वजह से इन्वेंट्री में रिस्क था, यहाँ पे रॉ मटेरियल का इश्यू था जिसकी वजह से इंपेयरमेंट का रिस्क था। तो दोनों जगह इन्वेंट्री की इंपेयरमेंट का रिस्क सेम है, चेंज क्या हो रहा है? चेंज क्या हो रहा है? रिस्क। और वो कहां दिया हुआ होगा? सवाल में दिया हुआ होगा प्यारे बच्चों। जिस बच्चे ने सवाल तमीज से पढ़ के रिस्क फैक्टर हाईलाइट कर लिया उसका आंसर ड्राफ्ट है। मैं पीएनजी जिलेट का ऑडिट कर रहा हूं यार, तो पीएनजी में भी इन्वेंट्री का रिस्क है, जिलेट में भी इन्वेंट्री का रिस्क है, और दोनों के दोनों रिस्क सेम है। इन्वेंट्री में नॉट बी रिकॉर्डेड एज पर IS2, दोनों पे रिसीवेबल के रिस्क सेम है कि रिसीवेबल बैड डेट है मैनेजमेंट, लेकिन दोनों पे जल्दी जल्दी रिस्क फैक्टर चेंज होंगे। यार आप समझ में आ रही है आपको? वो रिस्क फैक्टर कहां दिए हुए होंगे? और अब आप रिक्वायरमेंट पढ़े, आइडेंटिफाई एंड इवैल्यूएट। इवैल्यूएट द ऑडिट, जहां हेडिंग डाली वहां रिस्क आइडेंटिफाई कर चुके हो। ये पूरी चीज हमने इवैल्यूएट करी है कि ये रिस्क फैक्टर है, इसकी वजह से पीपी की वैल्यूएशन में मसला है, और क्या मसला है कि ये इंपेयर्ड हो चुका है शायद, और मैनेजमेंट ने शायद इंपेयरमेंट रिकॉर्ड नहीं करी। मैं शायद का वर्ड यूज कर रहा हूं। परफॉर्मेंस फेज में जब अगली क्लास में आऊंगा तो प्रोसीजर्स परफॉर्म करूंगा, ऑडिट एविडेंस ऑब्टेन करूंगा कि क्या मैनेजमेंट ने IFRS के हिसाब से वाकई में इंपेयरमेंट रिकॉर्ड की है या नहीं की। फिर उसके अगली क्लास में जाऊंगा और रिपोर्टिंग में देखूंगा कि अगर मैनेजमेंट ने सही इंपेयरमेंट रिकॉर्ड करी होगी तो मेरी रिपोर्ट और ओपिनियन क्या होगी, अगर मैनेजमेंट ने सही इंपेयरमेंट रिकॉर्ड नहीं करी होगी तो मेरी रिपोर्ट और ओपिनियन क्या होगी, और अगर मैनेजमेंट मुझे इंपेयरमेंट की वर्किंग शेयर नहीं करती, मुझे इंफॉर्मेशन ही नहीं देती, तब मेरी रिपोर्ट और ओपिनियन क्या होगी। अगले 4-5 क्लासेस प्यारे बच्चों सिर्फ हमने ऑडिट की शेयर करनी, और ये अगर आपके समझ में आ जाएगा आपको आगे सारा, खुदा का वास्ता है आप में से किसी ने भी घर जाके आयजा 315 का हैंड आउट या 5 पेपर्स रेफर नहीं करना है। 315 के ऊपर 6-7 क्लासेस होगी, खुदा का वास्ता है। 200 भी आपने रेफर, हाँ जो हैंड आउट मैंने आपको 200 का दिया है वो पढ़ना है, जो सवाल मैंने आपको दिए, जो मैंने आज की क्लास में हैंड आउट दिए उसकी प्रैक्टिस करनी है। उसके अलावा अभी आपने कोई भी चीज नहीं करनी। पूरा सिलेबस ही 100 नंबर का है प्यारे बच्चों, हम 3-4 दिन में से वो सिर्फ इसका ओवरव्यू ले रहे हैं। जी मेरे भाई 1 सेकंड, नहीं मैं अपने लिए करता हूं, मैं एज एन ऑडिटर कहता हूं यहाँ पे ये मसला हो सकता है, और अगर ये मसला हो सकता है तो इसके अगेंस्ट में ये ऑडिट प्रोसीजर्स परफॉर्म करूंगा ताकि एविडेंसेस ऑब्टेन लूं। और मैनेजमेंट कम्युनिकेट नहीं, हम ऑडिटर, मैं और ऑडिटर बस, मैनेजमेंट नहीं। डन हो गया? कोई और सवाल मेरे प्यारे बच्चों? क्लियर है सारे यहाँ तक? अगली क्लास हमारी बड़ी इंपॉर्टेंट है जिसमें हम डिस्कस कर रहे होंगे ऑडिट
ये जो रिस्क आइडेंटिफाई कर रहे हैं, ये रिस्क ऐसे खाली नहीं छोड़ूंगा। रिस्क आइडेंटिफाई करने से मुझे नहीं पता कि पीपी वाकई में इंपेयर्ड है कि नहीं है, ये मे का वर्ड शेल में कन्वर्ट करने के लिए मुझे क्या करने पड़ेंगे, परफॉर्मेंस फेज में जाके ऑडिट प्रोसीजर्स परफॉर्म करने पड़ेंगे, ऑडिट एविडेंस ऑब्टेन करने पड़ेंगे। क्या यहाँ तक बात समझ आती है? फिर मेरी अगली क्लास रिपोर्टिंग होगी बच्चों। तो रिक्वेस्ट है 4-5 क्लासेस कॉन्सेप्ट की क्लासेस मिस ना करिएगा, जितना पढ़ा रहा हूँ फिलहाल उधर तक रहेगा। जज़ाकल्लाह, थैंक यू सो मच।